हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। म्यूजिक की वन लाइनर सीरीज़ के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आज हम लोग करेंगे वन लाइनर सीरीज़ का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल पर जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी वन लाइनर सीरीज़ चल रहा है म्यूज़िक का। संगीत से जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस वीडियो के लास्ट में लगा दिया जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट में प्लेलिस्ट जाके एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सा वीडियो है, आप लोग आराम से चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व मोहन भट्ट सलील भट्ट गिटार को किस नाम से बजाते हैं। तो विश्व मोहन भट्ट जो हैं, जो कि पिता हो गए सलील भट्ट के, ये गिटार को किस नाम से बजाते हैं। तो ये गिटार को सात्विक वीणा के नाम से बजाते हैं। ठीक है, सात्विक वीणा का नाम कौन दिए थे, तो उनके पिता दिए थे विश्व मोहन भट्ट, और उनके पुत्र सलील भट्ट भी जो हैं वो भी सात्विक वीणा के नाम से ही गिटार को बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि किरण ने किस नाम से गिटार को बजाया है। तो रवि किरण ने नवचित्र वीणा के नाम से गिटार को बजाया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कमला शंकर ने गिटार को क्या नाम दिया है। तो कमला शंकर, इनके नाम में ही गिटार का नाम जुड़ा हुआ है। कमला शंकर है तो शंकर वीणा नाम से वो गिटार को बजाते थे। ठीक है, गिटार का नाम क्या डाले थे, शंकर वीणा। ठीक है, वरुण कुमार पाल से गिटार को किस नाम से पुकारा है। वरुण कुमार पाल ने होगा यहाँ पे, वरुण कुमार पाल ने गिटार को किस नाम से पुकारा है। तो ये हंस वीणा पुकारे हैं गिटार को। कौन, तो ये वरुण कुमार पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नलिन मजुमदार किस वाद्य के लिए जाने जाते हैं। तो गिटार के लिए ही जाने जाते हैं, गिटार वादक हैं नलिन मजुमदार। नेक्स्ट है हमारा, श्री कृष्ण शर्मा देवाशीष, श्री कृष्ण शर्मा देवाशीष मुखर्जी, ये दो व्यक्ति हैं और इन दोनों का पूछ रहा है ये किस वाद्य के कलाकार हैं। तो ये गिटार के ही कलाकार हैं। कौन कौन, तो श्री कृष्ण शर्मा हो गए और देवाशीष मुखर्जी हो गए। फिर है हमारा फयाज खां, फयाज खां का उपनाम। ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा है, बीपीएससी टीआर में भी पूछा है, DTPLS में भी पूछा है, DTPLS भी, AMRS, ये सब एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। तो फयाज खां का उपनाम क्या है, तो प्रेम पिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है। तो फयाज खां का उपनाम क्या है, प्रेम पिया है। नेक्स्ट है हमारा, पागलदास पखावजी किसका उपनाम है। तो पागलदास पखावजी किनको कहा जाता था, तो बाबा रामशंकर को कहा जाता था, उनका उपनाम था। फिर है अदारंग, अदारंग का वास्तविक नाम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अदारंग किसका वास्तविक, अदारंग का वास्तविक नाम क्या है, तो फिरोज़ खां। फिरोज़ खां का उपनाम क्या हो जाएगा, अदारंग। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है उल्टा। फिर है हमारा, तानरस खां का वास्तविक नाम पूछा है, तो ये हो जाएगा कुतुब बख्श। ठीक है, कुतुब बख्श हो जाएगा तानरस का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है दर्पण का वास्तविक नाम, तो बहरे बुआ को दर्पण कहते थे, उनका उपनाम क्या था, दर्पण। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा सुररंग का वास्तविक नाम। तो अमीर खां को सुररंग के नाम से जाना जाता था, तो अमीर खां का ही नाम था, उपनाम बोल दीजिए या वास्तविक नाम इनका था अमीर खां का। अमीर खां वास्तविक नाम था और उपनाम था सुररंग। फिर है रसरंग, तो रसरंग का वास्तविक नाम क्या था, तो अनवर हुसैन। ठीक है, रसरंग का वास्तविक नाम था अनवर हुसैन। शोक किसका उपनाम था, तो कुमार गंधर्व का उपनाम शोक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुमार गंधर्व का उपनाम क्या था, शोक था। फिर है मनरंग किसका उपनाम था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो भूपत खां जो थे इनका उपनाम था मनरंग। फिर है हमारा रामरंग किसका उपनाम था, तो रामाश्रय झा का उपनाम था रामरंग। प्रणव रंग किसका उपनाम था, तो ओमकार नाथ ठाकुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ओमकार नाथ ठाकुर का उपनाम था प्रणव रंग।
नेक्स्ट है अख्तर पिया, किसका उपनाम था? तो अख्तर पिया जो है ये उपनाम था वाजिद अली शाह का। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वाजिद अली शाह का उपनाम क्या था? अख्तर पिया। फिर है आपका सरस पिया, किसका उपनाम था? तो काले खां का। सरस पिया उपनाम था काले खां का। प्राण पिया किसको कहते थे? ये था विलायत हुसैन खां का उपनाम प्राण पिया। नेक्स्ट है जैसे जैसे आंदोलन की चौड़ाई कम होती जाती है ध्वनि पे क्या असर होता है? तो ध्वनि धीमी होती जाती है। ठीक है, ध्वनि धीमी होती जाएगी, आंदोलन की चौड़ाई कम होगी, ध्वनि धीमी होगी। आंदोलन संख्या बढ़ने पे स्वर ऊंचा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तार की लंबाई बढ़ने पर क्या असर होगा? तो तार की लंबाई बढ़ने पर स्वर नीचा होता है। मधुर आंदोलन की गति नियमित और निरंतर होती है। ठीक है, नियमित और निरंतर गति जब होगी आंदोलन में तो वो मधुर आंदोलन की गति कहलाएगी। प्रत्येक गीत के खंडों अथवा भागों को क्या कहते हैं? तो ये अवयव कहते हैं। प्रत्येक गीत के खंडों अथवा भागों को अवयव कहते हैं। विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाले ताल नहीं है, तो दीपचंदी ताल जो है ये विलंबित ख्याल में प्रयोग नहीं होती है। फिर है चतुरंग के अंग हैं, तो ये हैं गीत के बोल, तराना, पखावज या तबला के बोल, सरगम। ये सब चतुरंग के 4 अंग हो गए। ठीक है, गीत के बोल, तराना, पखावज या तबला के बोल और सरगम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वर मालिका की लय होती है, तो स्वर मालिका की लय जो होती है ये मध्य लय की होती है। फिर है होली मुख्यतः किस राग में गाई जाती है? तो ये काफ़ी राग में गाई जाती है। फिर है त्रिवट के अंग हैं, तो त्रिवट के कौन कौन से अंग हैं? तो ये हैं तराना, तबला के बोल या पखावज के बोल और कविता। ये त्रिवट के 3 अंग हो गए, तराना, तबला के बोल या पखावज के बोल और कविता। कौन सा वाद्य कमानी से नहीं बजाया जाता है? तो सरोद जो है ये कमानी से नहीं बजाया जाता है। कौन सा वाद्य सुशीर वाद्य नहीं है? दिलरुबा सुशीर वाद्य नहीं है। किस वाद्य में मींड संभव नहीं है? तो घन वाद्य में मींड संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, घन वाद्य में मींड संभव नहीं है। तबले की पूरी के अन्य नाम क्या है? तो चाटी है, लव है, स्याही है और ख्याल का संयुक्त नाम पूरी है। ठीक है, खाल का संयुक्त नाम पूरी है। नेक्स्ट है हमारा तबले के गजरे में कितने छिद्र होते हैं? तो 16 छिद्र होते हैं तबले के गजरे में। फिर है तबले को ज़मीन पर टिकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गुर्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुरी निम्न में से किसकी नहीं बनी होती है? तो पीतल की नहीं बनी होती है। पूरी में चारों ओर अंदर की तरफ लगी हुई पट्टी क्या कहलाता है? तो गोट कहलाता है। चाटी और स्याही के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये लव या मैदान कहते हैं। चाटी और स्याही के बीच के खाली स्थान को लव या मैदान कहते हैं। तबले में प्रयुक्त गट्टे की लंबाई होती है कितनी? तो 3 इंच की होती है। तबले में कितने घराने प्रचलन है? तो 3 या 6 घराने प्रचलन है। कहीं 3 दिया रहता है, कहीं 6 भी रहता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा। नेक्स्ट है हमारा ताल की मात्रा। बोल रहा है ताल की मात्रा चलन विभाग आदि में परिवर्तन करते हुए किसी ताल के ठेके को विभिन्न प्रकार से बजाने को क्या कहते हैं? तो ठेके की किस्म कहते हैं। बोल रहा है कि ताल की मात्रा चलन विभाग आदि में परिवर्तन करते हुए किसी ताल के ठेके को विभिन्न प्रकार से बजाने को क्या कहते हैं? तो ठेके की किस्म कहते हैं। तबले में बजने वाली तिहाई कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है? पूछ रहा है वर्ण। नेक्स्ट में पूछ रहा है वर्णों का यह नियमबद्ध समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक संभव हो क्या कहलाता है? तो वो कायदा कहलाता है। ठीक है, वर्णों का वह नियमबद्ध समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक संभव हो वह कायदा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कठिन तथा आर लय के कायदे क्या कहलाते हैं? तो पेशकारा कहलाते हैं। तानपुरे में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है तानपुरे के प्रथम तार को मिलाया जाता है मंद्र प से या मंद्र म से। ठीक है, तानपुरे के प्रथम तार को
किस किस से मिलाया जा सकता है, तो मंद्र प से या मंद्र म से। तानपुरे का प्रथम तार किस धातु का होता है, तो पीतल का होता है। तानपुरे का दूसरा और तीसरा तार किस धातु का होता है, तो वो लोहे का होता है। नेक्स्ट देख लें हम लोग, तानपुरे का दूसरा और तीसरा तार किस स्वर से मिलाया जाता है। जो कि लोहा का बना होता है तार, वो किस स्वर से मिलाया जाता है, दूसरा और तीसरा तार, तो मध्य सप्तक के सा से, मध्य सप्तक के सा से मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा तानपुरे का चौथा तार किस धातु का बना होता है, तो पीतल का बना होता है। ठीक है, पहला तार भी पीतल का और तीसरा तार भी चौथा तार भी पीतल का, दूसरा तीसरा तो बना होता है आपको लोहा का। तानपुरे में लगे मनके अथवा मोती को नीचे करने से स्वर क्या होता है, चढ़ जाता है, चढ़ता है। तानपुरे की तबली बनी होती है लौकी की, ठीक है, लौकी से बनी होती है। तानपुरे की अटी अथवा अटक किसकी बनी होती है, तो हाथी के दांत की बनी होती है, हाथी दांत की हो जाएगी। फिर हमारा है, तानपुरे में नीचे के भाग में तार को बांधने के लिए एक कील होती है, जिसका अन्य नाम क्या है, तो मोंगरा या फिर लंगोट। ठीक है, तानपुरे में नीचे के भाग में तार को बांधने के लिए एक कील जो लगी होती है, उसका नाम है मोंगरा या फिर लंगोट। जिस स्थान पर तुम्बा और डांड के नीचे का भाग मिलता है वह ब्रिज कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुछ इस क्वेश्चन को, जिस स्थान पर तुम्बा और डांड के नीचे का भाग मिला होता है तो वह ब्रिज कहलाता है। सितार में घुरच अथवा ब्रिज की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, अब सितार के बारे में पूछ रहा है तो ये जवारी कहलाती है। सितार में घुरच अथवा ब्रिज की ऊपरी सतह को जवारी कहते हैं। नेक्स्ट है, सितार में पर्दों की संख्या कितनी होती है, तो सितार में पर्दों की संख्या होती है 16 से 24। अच्छी गुणवत्ता वाले सितारों में पर्दे के नीचे कुछ पतले तार होते हैं, जिसके लिए अलग अलग छोटी छोटी खूंटियाँ और एक छोटा सा घुरच होता है। उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं तरब। सितार का प्रथम तार किस धातु का बना होता है, तो लोहा का। सितार का दूसरा और तीसरा तार किस धातु का बना होता है, तो पीतल का। सितार का चौथा तार किस धातु का बना होता है, लोहा का। ठीक है, तो ये तानपुरे से उल्टा हो जाता है। ठीक है, तानपुरे में जो बना होता है इसका उल्टा इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सितार का पांचवा तार, तो सितार का पांचवा तार जो है ये बना होता है पीतल का। सितार का छठा तार हो जाता है मध्य सा स्वर से मिलाया जाता है, सितार का छठा तार को मध्य सा स्वर से मिलाया जाता है। सितार के किस तार को चिकारी का प्रथम तार कहा जाता है, तो छठा तार को ही। ठीक है, सितार के छठा तार को चिकारी का प्रथम तार कहा जाता है। सितार का सातवां तार किस धातु का बना होता है, तो लोहा का। सितार में कुल कितने तार होते हैं, तो 7 तार ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सितार में कुल 7 तार हो गया। सितार के मुख्य कितने बोल होते हैं, तो 2 बोल होते हैं, एक दा और एक रा। ठीक है, जब सितार पर मिजराव को बाहर से अंदर लाते हुए तार पर प्रहार करते हैं और अंगुली अपनी ओर खींचते हैं तो कौन सा बोल निकलता है, तो दा निकलता है। बोला, जब सितार पर मिजराव को बाहर से अंदर की ओर अंदर लाते हुए तार पर प्रहार करते हैं तो अंगुली अपनी ओर खींचते हैं तो कौन सा बोल निकलता है, दा निकलता है। सितार में बंधे हुए पर्दों के समूह जो कि ठाट कहलाते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। वह ठाट जिसमें पर्दों को बोल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह ठाट जिसमें पर्दों को खिसकाने की आवश्यकता नहीं होती है और जिसमें हर ठाट का राग बजाया जा सकता है तो उसको कहते हैं अचल ठाट। बोल रहा वह ठाट जिसमें पर्दों को खिसकाने की आवश्यकता नहीं होती और जिसमें हर ठाट का राग बजाया जा सकता है वो अचल ठाट कहलाता है। सितार के तार पर मिजराव से प्रहार करने पर उत्पन्न ध्वनि जो कि बोल कहलाती है कितने प्रकार के प्रहार से उत्पन्न होती है, तो 2 प्रकार के प्रहार से उत्पन्न होती है। वाद्य पे बजाई जाने वाली राम तालबद्ध रचनाएं जो कि गत कहलाती है कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की ही होती है। मसीत खानी गत किस ताल में बजाई जाती है, 3 ताल में और विलंबित लय में। ठीक है, मसीत खानी गत किस ताल में बजाई जाती है, 3 ताल विलंबित लय में। रजा खानी गत किस लय में बजाई जाती है, ध्रुत लय में बजाई जाती है। 2 स्वर को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाना जमजमा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायन में
जिन्हें तान कहा जाता है उन्हें सितार वादन में क्या कहा जाता है? तोरा कहा जाता है। ठीक है, गायन में जिन्हें तान कहा जाता है सितार वादन में तोरा कहा जाता है। सितार में कितनी वादन शैलियाँ प्रसिद्ध है? तो 2 वादन शैलियाँ प्रसिद्ध हैं। मुख्य ग्राम किसे माना गया है? मुख्य ग्राम जो है, अब ग्राम से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, टॉपिक चेंज हो गया है, सितार खत्म, अब गायन ग्राम से क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछ रहा है मुख्य ग्राम कितने माने गए हैं? मुख्य ग्राम किसे माने गए हैं? तो ये षड्ज ग्राम को मुख्य ग्राम माना गया है। फिर है हमारा प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाएँ बनती हैं? तो प्रत्येक ग्राम में 21 मूर्छनाएँ होती है। ठीक है, 7 स्वरों से युक्त मूर्छना को क्या कहते हैं? तो पूर्णा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा काकरी निषाद तथा अंतर्गंधार से युक्त मूर्छना क्या कहलाती है? तो साधारणी कहलाती है। षड्ज ग्राम की पहली मूर्छना किस स्वर से आरंभ की जाती है? तो सा से आरंभ की जाती है। मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना किस स्वर से आरंभ की जाती है? तो मध्यम का म से ही आरंभ की जाती है। और गंधार ग्राम की पहली मूर्छना नी से आरंभ की जाती है। पुंडरीक विट्ठल ने विकृत स्वरों को अन्य नाम से पुकारा है। तो पुंडरीक विट्ठल ने विकृत स्वरों को अन्य किस नाम से पुकारा है? तो गतिक नाम दिए हैं। ठीक है, पुंडरीक विट्ठल विकृत स्वरों को गतिक नाम से पुकारे हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, याद रखिएगा। फिर है भरत काल में किन गीतों का प्रचलन था? तो भरत काल में ध्रुवा गीति का प्रचलन था। प्राचीन काल में प्रबंध के कुल कितने अंग माने गए हैं? तो 6 अंग माने गए हैं। प्रबंध की कितनी जातियाँ मानी गई है? तो 5 जातियाँ मानी गई है। प्रबंध में कितने भाग होते थे? तो प्रबंध में 4 भाग होते थे। प्रबंध में बारंबारता के साथ गाया जाने वाला और अस्थाई जैसी भाग क्या कहलाता था? तो ये ध्रुव कहलाता था। नेक्स्ट है हमारा प्रबंध के अंतिम भाग को क्या कहा जाता था? तो प्रबंध के अंतिम भाग को आभोग कहा जाता था। किसी गीत के पूर्व किए गए आलाप को क्या कहा जाता था? तो रूपक आलाप कहा जाता था। किसी गीत के पूर्व किए गए आलाप को रूपक आलाप कहा जाता था। अब है आलाप गायन के प्राचीन नियमों को क्या कहा जाता था? स्वस्थान का नियम कहा जाता था। आलाप गायन के प्राचीन नियमों को स्वस्थान का नियम कहा जाता था। नेक्स्ट है आहत गमक का आधुनिक नाम क्या है? तो खटका है। खटका जो है वो हमारा आहत गमक का ही आधुनिक नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लावित गमक का आधुनिक नाम क्या है? तो मींड है। मींड क्या है? प्लावित गमक का आधुनिक नाम। किस गमक को आधुनिक समय में संगीतज्ञ जमजमा, मुर्की, कर्ण, किटकरी तथा कृदन नाम से पुकारते हैं? तो ये है स्फुरित गमक को। ठीक है, सारंगदेव ने कितनी गीतियाँ मानी है? तो 5 गीतियाँ माने हैं सारंगदेव। मतंग ने कितनी गीतियाँ मानी है? तो 7 गीतियाँ माने हैं मतंग। और देसी रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है देसी रागों को। नेक्स्ट है हमारा संगीत के इतिहास को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? संगीत के इतिहास को विभाजित किया गया है आपको 3 भाग में। एक प्राचीन है, एक प्राचीन युग में, एक मध्य युग में, एक आधुनिक युग में। ठीक है, 3 हिस्सों में संगीत के इतिहास को बांटा गया है। नेक्स्ट है हमारा तमिल संगीत में स्वरों की ऊंचाई निचाई। तमिल संगीत में स्वरों की ऊंचाई निचाई को क्या कहा जाता था? केल्वी कहा जाता था। तमिल संगीत में श्रुति को कहा जाता था क्या? तो अलुक कहा जाता था। कर्नाटक संगीत का उद्गम माना गया है कब? तो 13वीं से 14वीं सदी के टाइम में माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत सार के रचनाकार। संगीत सार के रचनाकार हैं विद्यारण्य। ठीक है, और संगीत समय सार के हैं पार्श्वदेव। ठीक है, विद्यारण्य हो गए आपको संगीत सार के, और संगीत समय सार का पूछेगा तो पार्श्वदेव। संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो गोविंद दीक्षितर हैं। ठीक है, गोविंद दीक्षितर हो जाएंगे संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचनाकार। किस ग्रंथ में मेल के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की गई है? तो ये चतुर्दंडी प्रकाशिका ही है। ठीक है, तो मेल के मूल सिद्धांतों का वर्णन या व्याख्या किस ग्रंथ में मिलता है? चतुर्दंडी प्रकाशिका में मिलता है।
संग्रह चूड़ामणि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये गोविंदाचार्य थे। संग्रह चूड़ामणि ग्रंथ के रचनाकार गोविंदाचार्य। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में संगीत का सामान्य रूप प्राप्त होता है? तो 400 ईसा पूर्व जो संदिग्ध काल था वहाँ पे प्राप्त होता है। और ग्रंथ है आपको ऋक्प्रति साक्ष्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामवेद है। सामवेद में कितने स्वरों की व्याख्या की गई है? तो सामवेद में 3 स्वरों की व्याख्या है। एक है स्वरित, एक है उदात्त, एक है अनुदात्त। महाभारत में कितने स्वरों का उल्लेख मिलता है? तो 7 स्वर का उल्लेख मिलता है और 3 ग्राम का उल्लेख मिलता है महाभारत काल में। ठीक है। भरत ने कितने ग्रामों का उल्लेख किया है? तो भरत 2 ग्राम ही माने हैं, एक षडज एक मध्यम। ठीक है। गांधार ग्राम भरत नहीं माने हैं। भरत ने कितनी जातियों का वर्णन किया है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। भरत ने कितनी जातियों का वर्णन किया है? तो भरत जो है ये आपको 18 जातियों का वर्णन किए हैं। ठीक है। 18 जाति का वर्णन किए हैं, जिसमें से 7 शुद्ध जाति है और 11 विकृत जाति है। या फिर आप बोल सकते हैं षडज का 7 है, ग्राम है। ठीक है। ग्राम है आपको षडज ग्राम में, या आप बोल सकते हैं षडज ग्राम में 7 माने हैं जाति, जिसमें से 4 शुद्ध है और 3 विकृत है। मध्यम ग्राम का 11 जाति माने हैं, जिसमें से 3 शुद्ध है और 8 विकृत है। ठीक है। यही बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा भरत ने जाति के कितने लक्षण माने हैं? तो ये 10 लक्षण माने हैं। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, जारवत्व, औरवत्व, मंत्र और तार, ये 10 लक्षण भरत बताए हैं। भरत ने वादी स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर बताया है? तो ये 2 श्रुतियों का अंतर बताए हैं। ठीक है। वादी स्वरों के बीच 2 श्रुतियों का अंतर भरत बताए हैं। नेक्स्ट है भरत द्वारा षडज तथा मध्यम ग्राम के पंचम के बीच की श्रुति को क्या नाम दिया गया है? तो ये प्रमाण श्रुति कहा गया है। भरत द्वारा पंचम तथा मध्यम ग्राम के पंचम के बीच की श्रुति को क्या नाम दिया गया है? प्रमाण श्रुति नाम दिया गया है। नेक्स्ट देख लें हम लोग भरत ने संवादी स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर बताया है? तो 9 या 13 श्रुति का अंतर बताया है। भरत ने संवादी स्वरों के बीच 9 या 13 श्रुति का अंतर बताया है। दत्तिल ने किस ग्रंथ की रचना की है? दत्तिलम ग्रंथ की रचना की है दत्तिल। फिर है दत्तिलम ग्रंथ में किस ग्राम का उल्लेख मिलता है? तो दत्तिलम ग्रंथ में गांधार ग्राम का उल्लेख मिलता है, केवल गांधार, और निषाद ग्राम भी है। यहाँ पे निषाद ग्राम भी दिया है और गांधार भी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो वृदेशी है। मतंग मुनि है, भरत नहीं है, मतंग मुनि है। तो मतंग मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ है वृदेशी। फिर है संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम राग शब्द का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ये मतंग का वृदेशी में ही प्राप्त होता है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो नारद मुनि है। तो नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचनाकार नारद मुनि हो गए, जो कि 10 से 12वीं शती में ये लिखा गया था ग्रंथ। फिर है नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है? तो नारदीय शिक्षा में 7 ग्राम राग का वर्णन है। मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो संगीत इतिहास को 3 भाग में विभाजित किया गया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। उसमें से मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है। पहला है पूर्व मध्यकाल, जिसको प्रबंध काल कहते हैं, और दूसरा है मध्यकाल, विकास का काल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस काल को प्रबंध काल के नाम से जाना जाता है? तो अभी बताए थे, तो पूर्व मध्य काल हो जाएगा। किस काल को संगीत के विकास का काल कहा गया है? तो मध्य काल को कहा गया है 13वीं से 18वीं शती के बीच। मध्य काल की अवधि क्या मानी गई है? 13वीं से 18वीं शती के बीच मानी गई है। फिर है पूर्व मध्यकाल की अवधि क्या मानी गई है? तो 8वीं से 13वीं शताब्दी मानी गई है। संगीत मकरंद के रचयिता कौन है? तो नारद मुनि है संगीत मकरंद के रचयिता। संगीत मकरंद किस काल में रची गई थी? तो ये 9वीं शती मतलब पूर्व मध्यकाल में रची गई थी,
क्योंकि 8वीं सदी से 13वीं सदी तक पूर्व मध्यकाल था, तो 9वीं सदी में रची गई थी, जो कि 8वीं से 13वीं के बीच में आ जाता है, इसीलिए संगीत मकरंद बोला जाता है, पूर्व मध्यकाल में रचा गया था। फिर कंपन तथा समय आदि के आधार पर भी रागों के विभाजन को किस ग्रंथ में सम्मिलित किया गया? तो संगीत मकरंद में ही सम्मिलित किया गया है। बोल रहा है कंपन तथा समय आदि के आधार पर रागों का विभाजन किस ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है? तो संगीत मकरंद में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पूछा गया है गीत गोविंद। गीत गोविंद ग्रंथ की रचना काल लगभग 12वीं सदी था, और गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है। ठीक है। गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संगीत रत्नाकर में जाति के कितने लक्षण माने गए हैं? तो 13 लक्षण माने गए संगीत रत्नाकर में जाति के। नेक्स्ट है संगीत रत्नाकर का रचना काल क्या है? तो 13वीं शती है। फिर है अमीर खुसरो ने किन रागों की रचना की है? तो यमन राग, साजगिरी राग, जिल्फ राग, सरपर्दा राग और सहाना राग। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमीर खुसरो ने किन रागों की रचना की है? तो ये हो जाते हैं यमन, साजगिरी, जिल्फ, सरपर्दा, सहाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मध्यकाल की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो रासतरंगिणी है। मध्यकाल की सबसे पहली पुस्तक कौन हो जाएगी? रासतरंगिणी हो जाएगी। लोचन ने संपूर्ण रागों को कितने मेलों में विभाजित किया है? तो 12 मेल में विभाजित किए हैं लोचन संपूर्ण रागों को। बड़े ख्याल के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी को माना जाता है। बड़े ख्याल के आविष्कारक कौन है? तो हुसैन सरकी, याद रखिएगा, जौनपुर के सुल्तान थे। ठीक है। नेक्स्ट है राजा मानसिंह तोमर। पूछा गया राजा मानसिंह तोमर ने किस ग्रंथ की रचना की? तो ये किए थे मान कौतूहल ग्रंथ की रचना। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। अभी प्लेलिस्ट लगा दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, बाकी सब वीडियो नहीं देखे हैं तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।